जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, देश में इस बार बीजेपी बहुमत से दूर रहती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से यह चुनाव मोदी बनाम इंडिया अलायंस बनाया गया, उनको भगवान से बड़ा बताने की कोशिश हुई, उनको भगवान को लाने वाला बताने की कोशिश हुई। यह सब काम नहीं आया। दूसरी तरफ देश के मतदाताओं ने बता दिया है कि एक मजबूत विपक्ष भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। अब जहां बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार चलानी होगी, यानी 10 साल तक निष्कंटक सरकार चलाने के बाद अब पहली बार भाजपा और मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाकर चलना होगा। और भाजपा के अंदर भी मोदी शाह की जो हैसियत है, जो स्थिति है, पहले जैसी नहीं रह जाएगी। तो खैर, देश की राजनीति पर चर्चा होती रहेगी, अभी लंबे समय तक होगी। हम अपने राज्य झारखंड पर आते हैं। मेरे साथ आप झारखंड के दो वरिष्ठ पत्रकारों शंभुनाथ चौधरी और श्याम किशोर चौबे जी के विचार भी जानेंगे। ये दोनों पत्रकार झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन झारखंड के इस चुनाव ने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें साफ कर दी हैं। मसलन मोदी की लाख कोशिशों के बाद भी झारखंड के आदिवासी समाज ने उन्हें नकार दिया है। 2023 की शुरुआत से जब अमित शाह ने चाईबासा में विजय संकल्प रैली की थी, भाजपा लगातार आदिवासियों के सबसे बड़ी हितैषी हितचिंतक होने का दावा कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा जयंती पर खूंटी आए थे। आदिवासियों के लिए 27,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा भी की थी। बिरसा मुंडा की जयंती को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान खूंटी आए। मोदी और अमित शाह ने लगभग सभी एसटी रिजर्व सीटों पर सभा की या रोड शो किया और इन 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार लगभग हार गए हैं। कुछ सीटों पर हार गए हैं, कहीं कहीं घोषणा बची हुई है। यहाँ तक कि सीता सोरेन और गीता कोड़ा को भी भाजपा में लाना काम नहीं आया। गीता कोड़ा ने 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और 72,155 वोटों से जीती थीं। लेकिन इस बार वे बीजेपी के टिकट पर लड़ीं और लगभग 2.25 लाख वोटों से हार चुकी हैं। हो बहुल सिंहभूम में एक संथाल प्रत्याशी के हाथों उनकी हार चौंकाने वाली है। सिंहभूम के बारे में कहा जाता था कि वहां गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा का अपना असर है, लेकिन वोटरों ने मधु कोड़ा और बीजेपी दोनों को खारिज कर दिया। सीधी सादी जोबा मांझी लोकसभा पहुंच जाएंगी और चंपई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र सिंहभूम में है, उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली है। लोहरदगा की सीट जहां पिछले 3 चुनावों से बीजेपी जीत तो रही थी, लेकिन अपने बूते नहीं दूसरों के भरोसे, यानी कोई उम्मीदवार कांग्रेस के कुछ वोट काट लेता था तो भाजपा 8-10 हज़ार वोटों से जीत जाती थी। तो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत की जीत का अंतर 1.25 लाख से ज़्यादा होता दिख रहा है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार आदिवासियों में कितनी नाराज़गी बीजेपी से है। खूंटी की सीट पर आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा की हार पहले से ही तय लग रही थी, लेकिन ये हार इतनी बड़ी होगी दोस्तों, ये किसी ने सोचा नहीं था। मुझे भी लगा था और दूसरे लोग भी कह रहे थे कि ये अंतर 40 से 50 हज़ार का हो सकता है, लेकिन अर्जुन मुंडा करीब 1.5 लाख वोटों से पीछे हैं और ये चुनाव गंवा चुके हैं। राजमहल, जहां से बरहेट से हेमंत सोरेन और पाकुड़ से आलमगीर आलम यानी पूर्व मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दोनों जेल में हैं, वहां जेएमएम के विजय हांसदा रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं और हो सकता है कि इस बार उनकी जीत का अंतर 2 लाख हो जाए। और दुमका की हाई प्रोफाइल सीट, जहां बेचारे सुनील सोरेन के हाथ से टिकट छीनकर सीता सोरेन को थमाया गया था, उन्होंने मुकाबला तो तगड़ा किया है, लेकिन फिर भी वे करीब 20,000 वोटों से पिछड़ रही हैं और बताया जा रहा है कि अब मतगणना का काम खत्म हो गया है। सीता सोरेन चुनाव हार चुकी है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। और इस चुनाव की दूसरी सबसे खास बात यह रही कि वोटरों ने इसमें दल बदलुओं को नकार दिया। दोस्तों, चुनाव के ठीक पहले सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी। फिर मार्च के महीने में शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जेएमएम की विधायक सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आई और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन वोटरों ने इन तीनों को ही खारिज कर दिया है।
गीता कोड़ा और जेपी पटेल तो बड़े अंतर से हार रहे हैं और सीता सोरेन मामूली अंतर से ही सही लेकिन हारती दिखाई दे रही हैं। तीसरी चीज़ इस चुनाव में दोस्तों यह निकल कर सामने आई है कि इस चुनाव में बागी उम्मीदवार भी कोई फैक्टर नहीं बन पाए। जेएमएम के 3 नेता इस चुनाव में बागी उम्मीदवार के रूप में सामने थे। इनमें 2 तो जेएमएम के विधायक ही थे, चमरा लिंडा लोहरदगा से और लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से, लेकिन वोटरों ने इन दोनों को औकात बता दी। इसी तरह जयप्रकाश वर्मा भी जेएमएम छोड़कर कोडरमा से बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन वे भी कोई असर डालने में नाकामयाब रहे। चौथी बात इस चुनाव की यह रही कि जयराम महतो भले चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने गिरिडीह में 3,47,322 वोट लाकर विधानसभा के चुनावों में आने वाले चुनावों में दूसरे दलों के लिए खतरे की घंटी तो बजा ही दी है। साथ ही साथ उनकी पार्टी जेबीकेएसएस के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो ने रांची में 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए और हज़ारीबाग में उनके उम्मीदवार संजय मेहता ने 1.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके ये बता दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जयराम महतो दूसरों के लिए खतरे की घंटी साबित होंगे। पांचवी बात कि भाजपा सभी गैर आदिवासी सीटों पर जीत की तरफ बढ़ चुकी है, कई सीटें जीत चुकी है, लेकिन 2019 की तुलना में जीत का अंतर घटा है। पिछले चुनाव में धनबाद, पलामू और कोडरमा में बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत का अंतर 4 लाख से ज़्यादा था। इसके अलावा हज़ारीबाग और जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे और रांची तथा गिरिडीह में यह अंतर 2.5 लाख से ज़्यादा था। इस बार सिर्फ धनबाद से ढुल्लू महतो 3 लाख पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई उम्मीदवार 3 लाख का मार्जिन टच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबकी जीत का अंतर घटा है, यानी मतदाता थोड़ी बहुत ही संख्या में सही लेकिन भाजपा से दूर हुए हैं। और छठी बात, झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन का उदय है। उन्होंने मजबूती से चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इंडिया अलायंस और जेएमएम दोनों की पति जेल में थे और चुनाव की कमान कल्पना सोरेन संभाल रही थी। राजनीति में आने के महज 3 महीने के अंदर उन्होंने जिस तरह इंडिया अलायंस और जेएमएम के प्रचार अभियान की कमान संभाली और झारखंड की 5 एसटी रिजर्व सीटों पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जीत दिलाई है, उस जीत का पूरा सेहरा कल्पना सोरेन के सिर पर जाता है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एक फैक्टर ज़रूर बनी है और इंडिया अलायंस ने जो मुद्दे उठाए वो भी कुछ हद तक फैक्टर रहे, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से अभियान को लीड किया, ये 2 चीज़ें कल्पना सोरेन को भविष्य का एक बड़ा नेता बता रही हैं, बना रही हैं। दोस्तों, जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा 2019 के मुकाबले 3 सीटों के नुकसान पर है। आदिवासी नेतृत्व के नाम पर बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में लाया गया और उनको भाजपा की कमान दी गई, फ्री हैंड दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में वे फेल साबित हुए। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 में आदिवासी वोटरों ने बीजेपी को नकार दिया था और 28 एसटी रिजर्व सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को मिली थीं और उसके हाथ से सत्ता जाती रही थी। इस बार तो लोकसभा की 5 एसटी सीटें बीजेपी हार चुकी है। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा की करीब 30 सीटें शामिल हैं। ऐसे में नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को इन 4-5 महीनों में ज़बरदस्त डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों, आज रांची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। उस आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन आज के चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश बीजेपी के अंदर जो चिंगारी फूटी है वो आग में न बदल जाए, ज्वालामुखी न बन जाए, उस पर समय रहते काबू पा लेने की ज़रूरत है, नहीं तो बीजेपी को आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, आज के चुनाव नतीजों पर वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और श्याम किशोर चौबे ने अपनी राय दी है। उनकी राय को सुन लेते हैं। पहले शंभुनाथ चौधरी की राय सुनेंगे, उसके बाद श्याम किशोर चौबे जी की। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के नतीजों ने बता दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति की दिशा क्या होने वाली है। इन नतीजों ने 2019 में झारखंड की सत्ता गंवाने वाली भाजपा के लिए एक बार फिर से खतरे का अलार्म बजा दिया है। उस विधानसभा चुनाव में भाजपा झारखंड की 28 में से
26 आदिवासी सीटें जो आदिवासियों के लिए रिजर्व थी वो हार गई थी और सत्ता से बाहर हो गई थी। और इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटों पर उसे शिकस्त मिली है। सबसे हैरत अंगेज हार जो है वो खूंटी सीट पर है, जहां पीएम मोदी की कैबिनेट के अहम सदस्य केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने हाल में अर्जुन मुंडा की हैसियत कैबिनेट में बढ़ाई थी। उन्हें कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। जाहिर है उनसे बड़ी उम्मीदें रही होंगी और उन उम्मीदों को झटका लगा है। मुझे लगता है कि झारखंड में भाजपा आदिवासियों की भावना को समझने में नाकाम रही है। कांग्रेस की सांसद रही गीता कोड़ा को और झामुमो की विधायक और गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन को बोरो प्लेयर के तौर पर भाजपा में शामिल कराने का जो दांव रहा वो भी नाकाम रहा। देखिए, आदिवासी जो वोटिंग करते हैं उसमें उनकी भावनाएं बहुत अहम होती हैं, भावनाओं से प्रभावित होकर करते हैं, और भाजपा इन भावनाओं को समझने में विफल रही, ऐसा मेरा मानना है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से भी जो गुस्सा उपजा था वो भी इस हार की एक अहम वजह है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा हारी थी तो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम का विलय कराया गया था और बाबूलाल मरांडी को भाजपा में लाकर उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई थी। जाहिर है उनसे बड़ी उम्मीदें रही होंगी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को। इनको झटका लगा है, उन उम्मीदों को झटका लगा है, और भाजपा जब जीत हार की समीक्षा करेगी झारखंड में तो बहुत संभव है कि इसका ठिकरा बाबूलाल जी के मत्थे फूट सकता है। इस चुनाव में गौर करने वाली बात यह है कि झामुमो को कल्पना सोरेन के चेहरे के तौर पर एक इंटेलेक्चुअल फेस मिल चुका है। हेमंत सोरेन अगर अगले विधानसभा के चुनाव तक जेल में रह भी जाए तो कल्पना सोरेन उनकी जगह जो दमखम दिखाएंगी उसका मुकाबला करने के लिए भाजपा के पास मुझे फिलहाल कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं दिखता है। बाबूलाल मरांडी पर जो भरोसा था भाजपा को कि वो करिश्माई नेतृत्व देंगे झारखंड में, ये भरोसा पूरा होता हुआ, ये भरोसा दरकता हुआ दिखा है इस चुनाव में। एक और महत्वपूर्ण परिघटना की ओर मैं इस चुनाव में के परिणामों के आधार पर महत्वपूर्ण एक राजनीतिक परिघटना का जिक्र करना चाहूंगा। वो ये है जेबी केएसएस का उभार। जयराम महतो जो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं हजारीबाग सीट पर और रांची सीट पर इस संगठन के उम्मीदवारों ने जो वोट हासिल किया है वो आजसू के लिए खतरे की घंटी है। आजसू के लिए खतरे की घंटी इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जेबी केएसएस जो है उसका जनाधार कुर्मियों में सबसे ज्यादा है, और उसके संगठन का जो विस्तार हुआ है उसके पीछे कुर्मी युवा जो है वो बहुत अहम ताकत रहे हैं, और इस चुनाव में उनकी शक्ति दिखी है। तो आजसू पार्टी जो कुर्मियों में पकड़ की बदौलत जो है राजनीति करती रही है, वहां सेंध लगा चुके हैं जयराम महतो। तो भाजपा और आजसू दोनों के लिए सतर्क होने का वक्त है। तो दोस्तों, आपने शंभूनाथ चौधरी की राय सुन ली और अब श्याम किशोर चौबे जी की तरफ रुख करते हैं। चौबे जी नमस्कार। ये गांडेय विधानसभा उपचुनाव में हेमंत सोरेन जी की पत्नी जीत गई थी, उसका आगे आने वाले पॉलिटिक्स में और चुनाव में क्या असर रहेगा? हाँ, ये अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ ही वहाँ उपचुनाव हुआ है और उसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अच्छे मार्जिन से जीत गई हैं
इस विधानसभा क्षेत्र की खासियत यह है कि पिछले 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसमें जेएमएम के प्रत्याशी सरफराज अहमद मामूली अंतर से जीते थे। उनको 65,000 के करीब वोट मिला था, लेकिन उस समय भाजपा और जेवीएम के जो कैंडिडेट थे उनका जोड़ दिया जाए तो 80,000 उनको वोट मिले थे। तो कल्पना सोरेन के सामने चुनौती थी कि ये 15,000 मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें, और ये 20,000 से करीब ज़्यादा मतों से जीती हैं, तो इसका मतलब इनको भारी जन समर्थन मिला है। सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर को इस्तीफा कर दिया था, इस कारण यह उपचुनाव हुआ है, और सरफराज अहमद उसके बाद राज्यसभा में चुनाव जीत के चले गए राज्यसभा में। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जब कल्पना सोरेन सार्वजनिक जीवन में उतरी तो इनके अभी सार्वजनिक जीवन का ये पहला उपचुनाव है, जो कि चुनाव ही माना जाएगा। अभी हालांकि काफ़ी टाइम है नहीं, फिर अगला विधानसभा चुनाव 6-7 महीने 5-6 महीने में होने वाला है। इसमें कल्पना सोरेन एक स्टार कैंपेनर बन के और एक सुप्रसिद्ध नेत्री बन के उभरी हैं। अब चर्चा ये है कि शायद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, शायद चंपई सोरेन उनके लिए ये महिमा मंडित कुर्सी खाली कर दें। हालांकि कल्पना सोरेन ने कई बार कहा है कि ऐसा नहीं होगा, वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, लेकिन राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, कुछ भी हो सकता है, वे बन भी सकती हैं, नहीं भी बन सकती हैं, लेकिन इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अब कल्पना सोरेन क्या निर्णय लेती हैं, इस पे यह डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। अभी जो ये लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, खासकर झारखंड के 5 जनजातीय सुरक्षित क्षेत्रों पे, उसमें एक खासियत यह रही कि सिंहभूम सीट पर और दुमका सीट पर भाजपा एक कांग्रेस से जो सांसद थी गीता कोड़ा कांग्रेस की, और दुमका में जो झामुमो की विधायक थी और खास करके शिबू सोरेन फैमिली की बड़ी बहू थी सीता सोरेन, उनको वो तोड़ के ले गई थी और दोनों ही हार गई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइबल इलाकों में दल बदलुओं को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। हालांकि गीता कोड़ा और उनके पति जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके थे मधु कोड़ा, उनका उस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है, लेकिन उस प्रभाव को जनता ने, ट्राइबल सीट की जनता ने नकार दिया। मतलब वे दल बदलुओं को पसंद नहीं करती है। चौबे जी, ये जो अभी आम चुनाव हुए हैं लोकसभा के लिए, इसमें झारखंड का जो सिचुएशन है वो कैसे देखते हैं आप? जी, झारखंड का सिचुएशन ये है कि इसमें 14 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 5 आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं, और पिछले चुनाव में इसमें से 2 सीटें महागठबंधन के पास गई थी, जिसमें से एक सिंहभूम की सीट गीता कोड़ा जीती थी कांग्रेस की कैंडिडेट, और राजमहल सीट जेएमएम के विजय हांसदा जीते थे। बाकी 3 सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी। हालांकि उसमें से 2 सीटें खूंटी पर बहुत कम मार्जिन में 1445-46 वोट से अर्जुन मुंडा जीते थे, जो बाद में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी बने। और दूसरी सीट पे लोहरदगा की थी, जहां पे सुदर्शन भगत जीते थे करीब 10,000 वोट के मार्जिन से, लेकिन इस बार सभी 5 सीटें यूपीए जीत गई। अगर इन चुनावी नतीजों को आप पिछले लोकसभा चुनाव से देखते हैं तो इसका महत्व क्या निकलता है? हाँ, और तीसरी बात यह है कि जो सिंहभूम की सीट गीता कोड़ा जीती थी कांग्रेस के टिकट पे, वो इस बार चुनाव से पहले जनवरी में वो शामिल हो गई थी भाजपा में, और भाजपा ने उनको कैंडिडेट बनाया था, लेकिन वो भी हेवी मार्जिन से हार गई। उनको हराया जेएमएम की विधायक हैं, जो कुछ अर्सा पहले तक, 1 साल पहले तक मंत्री थी जोबा मांझी, उन्होंने हरा दिया। तो इसका असर ये देखना ये है कि जो बाकी एक रिजर्व है, एससी सीट रिजर्व है पलामू की, और इसके अलावा 5-6 और बाकी जो 8 सीटें हैं वो जनरल सीटें हैं। बाकी सभी सीटों पे भाजपा जीत गई, और एक गिरिडीह सीट पे भाजपा का एलआई है आजसू, उसके कैंडिडेट चंद्र प्रकाश चौधरी जीते, जो पिछली बार भी जीते थे।
तो इसका हम इस रूप में देखते हैं कि अर्जुन मुंडा जब ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हुए और खूंटी क्षेत्र के ही रहने वाले बिरसा मुंडा थे, जो यहाँ झारखंड में या बल्कि और आदिवासी क्षेत्रों में उनकी भगवान के रूप में पहचान है। उन्होंने अंग्रेजों से बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनके नाम पे उनके जन्म दिवस को 15 नवंबर को इन लोगों ने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। फिर वहाँ राष्ट्रपति भी गई, जो द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की गवर्नर रही थी पहले, ठीक उसके पहले, और प्रधानमंत्री भी 2-3 बार गए। उन्होंने लास्ट 15 नवंबर को भी प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, कार्यक्रम किया था और वहाँ से कुछ घोषणाएं भी की थी आदिवासी कल्याण की। इस बार चुनाव में भी ये लोग गए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब ये निकलता है कि आदिवासियों के बीच भाजपा कोई विशेष असर नहीं डाल सकी है। और दूसरी बात कि हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर जेएमएम के विधायक थे, उनको गिरफ्तार किया गया जमीन घोटाले के आरोप में, और वो उनकी गिरफ्तारी 31 जनवरी को की गई थी रात में, जबकि वो चीफ मिनिस्टर थे। उसका असर लगता है कि आदिवासियों में, जो उनकी पत्नी बाद में जो होम मेकर थी वो निकली घर से, झामुमो का स्थापना दिवस समारोह था तो वहाँ से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, और इस बीच वे एक जबरदस्त नेत्री के रूप में उभरी और रातों रात कहिए कि वो सुपर स्टार कैंपेनर बन गई। और उन्होंने जो अपने आंसू बहाए लोगों के बीच कि आदिवासी को परेशान किया गया, आदिवासी तो उनके आंसुओं ने करीब 5 सीटों पे बीजेपी को हरा दिया है। बिल्कुल हरा दिया। तो ये बाकी हिंदी पट्टी में जिस तरीके का पब्लिक का रोष वो यहाँ पे भी दिखा है, वहाँ नहीं देखा, लेकिन इसका असर एक दूसरा ये पड़ा कि बाकी सीटों पे पिछली बार जो भाजपा के कैंडिडेट्स जीते थे और उन्होंने वो जितना हेवी मार्जिन से जीते थे, वो मार्जिन घट गया, कहीं कहीं बहुत घट गया, कहीं कहीं कुछ घटा। अगला विधानसभा चुनाव कब होगा? अगला विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होगा, और मेरे ख्याल से इसका असर तब तक क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के चुनाव नतीजों पर, खास करके झारखंड के चुनाव नतीजों पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।